नमस्कार दोस्तों, आज हम नवीन राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय में जब उत्तरकालीन मुगल शासकों का शासन हुआ भारत पर, उस समय जो उत्तरवर्ती शासक थे वो कमजोर शासक थे, उनकी नीतियां सही नहीं थी। और ये जो उत्तरकालीन मुगल शासन है, यह मुगल काल का पतन काल भी कहा जाता है। तो इस समय जो शासक हुए मुगल काल के, उनकी दुर्बलता का फायदा उठा करके कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और इन्हीं स्वतंत्र राज्यों के संस्थापकों के बारे में परीक्षा में काफी प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आइए हम देखते हैं इन्हीं स्वतंत्र राज्य के संस्थापकों के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, कहाँ कहाँ इन्होंने की और किस प्रकार से की। ये सारा चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवीन राज्यों का उदय 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी की बात है जब भारत में कुछ नए राज्य स्वतंत्र अस्तित्व में आए। यानी 18वीं सदी के नए स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हम इधर शॉर्ट नोट में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट नोट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लगभग हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न इस पोर्शन से जरूर रहता है। चलिए देखते हैं। भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना किसने की? चूड़ामन एवं बदन सिंह ने की थी। पूछा जाता है कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामन और बदन सिंह थे। क्योंकि चूड़ामन ने नींव डाली, लेकिन वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर दोनों में से कोई एक हो तो भी सही होगा। इसी प्रकार पूछा जाता है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो वीर दाऊद एवं उसका पुत्र अली मोहम्मद खां, इसको रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादुतुल्ला खां को कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार हैदराबाद में, जो कि दक्कन के क्षेत्र में पड़ता था, तो प्रश्न आता है कि हैदराबाद में या दक्कन में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खां था, जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता था। तो हैदराबाद में चिनकिलिज खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसी प्रकार अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध में सआदत खां, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था, इसने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां अर्थात बुरहानुल मुल्क था। राजपूताना में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अजीत सिंह को माना जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बंदा सिंह को या बंदा बहादुर सिंह को माना जाता है। मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने मैसूर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। त्रावणकोर, बहुत पूछा जाता है कि त्रावणकोर में किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो मार्तंड वर्मा नामक व्यक्ति ने त्रावणकोर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी प्रकार अहोम स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो रुद्र सिम्हा ने अहोम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि मराठा स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मराठा स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। और पिछली बार परीक्षा में पूछा था कि मराठा साम्राज्य का
द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक पेशवा बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। याद रखिएगा कि स्वतंत्र मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी थे और जबकि द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक पेशवाजी बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। भरतपुर में जाट राज्य या भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चूड़ामन एवं बदम सिंह ने की थी। इसी प्रकार बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुर्शीद कुली खां था। रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक वीर दाऊद एवं उसका पुत्र अली मोहम्मद खां था। कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादुतुल्ला खां ने की थी। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चिनकिलिच खां को माना जाता है, जिसे निजामुल मुल्क कहा जाता था। अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अवध में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां को माना जाता है, जिसे बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता था। राजपूताना में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अजीत सिंह को माना जाता है। वहीं स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बंदा सिंह को माना जाता है। मैसूर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हैदर अली को माना जाता है। त्रावणकोर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो मार्तंड वर्मा था। इसी प्रकार अहोम में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक रुद्र सिम्हा को माना जाता है। और मराठों के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है, जबकि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक पेशवाजी बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तो यहाँ आपने देखा कुछ ऐसे राज्य हैं और कुछ उनके संस्थापक हैं। इन्हीं राज्यों इन्हीं संस्थापकों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल से भी प्रश्न काफी पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, या दक्कन में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिच खां को हैदराबाद राज्य का संस्थापक माना जाता है। यानी हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खां था, जिसे निजामुल मुल्क कहा जाता है। निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद में निजाम वंश की नींव डाली। याद रखिएगा, हैदराबाद या दक्कन में निजाम वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो निजामुल मुल्क था या चिनकिलिच खां। अब हम निजामुल मुल्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर, जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर का शासन था भारत पर, उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने क्या किया कि निजामुल मुल्क को दक्षिण में 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी और उसे उपाधि भी प्रदान की थी। कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी फर्रुखसियर ने निजामुल मुल्क को? तो खान खाना तथा निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की थी फर्रुखसियर ने। नाम था चिनकिलिच खां, लेकिन जब फर्रुखसियर ने उसे उपाधि निजामुल मुल्क की प्रदान कर दी तो उसका नाम निजामुल मुल्क भी पड़ गया। इस प्रकार आपने देखा कि सम्राट फर्रुखसियर के शासनकाल में 6 सूबों की सूबेदारी किसे मिलती है? निजामुल मुल्क को मिलती है। और निजामुल मुल्क को खान खाना तथा निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। फर्रुखसियर के बाद जब अगला मुगल सम्राट शासक बनता है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय की एक घटना है, क्या कि इसी के शासनकाल में ही निजामुल मुल्क ने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो पूछा जाए अगर कि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उस समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय हुआ क्या कि मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया, लेकिन बाद में क्या होता है कि निजामुल मुल्क और मोहम्मद शाह के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है और निजामुल मुल्क को ऐसा लगने लगता है कि अब उसके जान को खतरा है, इसलिए वह बहाना बना करके मोहम्मद शाह से आज्ञा लेकर के और दक्षिण की तरफ चल देता है। और दक्षिण में वह कहाँ पहुंचता है? तो याद रखिएगा कि सूकर खेड़ा नामक स्थान पर। और यह सूकर खेड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता था? तो हैदराबाद में पड़ता था।
उस समय हैदराबाद का जो सूबेदार था वह मुबारिज खां था। तो हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां के सामने कौन पहुंचता है? निजामुल मुल्क। तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच एक युद्ध होता है सूकर खेड़ा नामक स्थान पर, जिसे सूकर खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को लड़ा गया। अगर पूछ ले कि सूकर खेड़ा के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। कब लड़ा गया सूकर खेड़ा का युद्ध? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया। मुबारिज खां कहाँ का सूबेदार था? तो हैदराबाद का सूबेदार था। इस युद्ध में होता क्या है कि निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को हरा दिया, और हरा करके क्या करता है, उसे हैदराबाद से निकाल करके हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इस प्रकार सूकर खेड़ा के युद्ध के द्वारा ही निजामुल मुल्क दक्षिण का स्वामी बनता है और वह हैदराबाद में निजाम वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार सूकर खेड़ा के युद्ध में विजय के फलस्वरूप ही निजामुल मुल्क ने क्या किया कि दक्षिण में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और वहां पर निजाम वंश की नींव डाली। अब जब निजाम वंश की नींव डाली और स्वतंत्र शासक बन गया हुआ हैदराबाद का, तब मोहम्मद शाह ने क्या किया कि उसे उपाधि प्रदान कर दी। किसकी? आसफ जहां की। तो पूछा जाए कि निजामुल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। एक प्रश्न आता है कि निजामुल मुल्क के समय एक हिंदू दीवान था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दीनानाथ। यानी निजामुल मुल्क ने एक हिंदू व्यक्ति को, जिसका नाम दीनानाथ था, उसको अपना दीवान नियुक्त किया था। निजामुल मुल्क का युद्ध होता है किसके साथ? मराठों के साथ, और वह युद्ध पाल खेड़ा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो पाल खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मराठों और निजामुल मुल्क के बीच हुआ। उस समय मराठों का नेतृत्व बाजीराव ने किया था। यानी बाजीराव तथा निजामुल मुल्क के बीच पाल खेड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की हार हो जाती है। तब निजामुल मुल्क क्या करता है कि बाजीराव के सामने संधि का प्रस्ताव रखता है और इन दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि होती है। याद रखिएगा कि मुंशी शिवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो निजामुल मुल्क और मराठों के बीच, या निजामुल मुल्क तथा बाजीराव के बीच हुई थी। और यह संधि कब हुई थी? तो 6 मार्च 1728 ईस्वी को हुई थी। इस संधि में क्या था कि मुंशी शिवगांव की संधि के तहत ही निजामुल मुल्क ने क्या किया कि साहू को, मराठा साहू को दक्षिण की चौथ तथा सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्कन में चौथ तथा सरदेश मुखी किसके शासनकाल में मराठों ने वसूला था? तो याद रखिएगा निजामुल मुल्क के शासनकाल में वसूला था। सितंबर 1798 ईस्वी में एक घटना घटती है क्या कि जब चिनकिलिज खां यानी निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शासक कई बनते हैं हैदराबाद के, लेकिन वो योग्य शासक उतना नहीं रहते जितना कि निजामुल मुल्क रहता है। तो सितंबर 1798 ईस्वी में हैदराबाद का एक निजाम रहता है, यानी हैदराबाद का जो तत्कालीन शासक निजाम रहता है, जिसका नाम अली रहता है। इस निजाम अली ने क्या किया कि बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और अपने राज्य को अंग्रेजों के संरक्षण में दे दिया। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो वह था हैदराबाद राज्य। अब जो अगला स्वतंत्र राज्य था वह भरतपुर था। तो भरतपुर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चूड़ामन एवं बदन सिंह को माना जाता है। पूछा जाता है कि भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, या भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चूड़ामन और बदन सिंह ने की थी।
जाट राज्य आप देख रहे हैं जो कि भरतपुर में थे। तो ये जाट कौन थे, याद रखिएगा जाट कौन थे। तो जाट दिल्ली, मथुरा, आगरा के क्षेत्रों में निवास करने वाली एक कृषि कार्य से संबंधित जाति थी। और यह जो जाति थी यह जमींदारों के रूप में थी, यानी दिल्ली, मथुरा, आगरा के क्षेत्रों पर कृषि कार्य करने वाले जो जमींदार थे उन्हें जाट कहा जाता था। और पूछा गया है क्या कि जाटों की साम्यता किस जात से निश्चित की जाती है, हूण जात से निश्चित की जाती है। हूण कौन थे, तो प्राचीन काल में भारत पर हूण आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था। उन्हीं आक्रमणकारियों को हूण जाति कहा जाता है और इसी जाति से जाट जात की साम्यता स्थापित की जाती है। पूछा जाता है जाटों ने प्रथम विद्रोह कब किया था, तो जाटों ने प्रथम विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में किया था। और औरंगजेब के शासनकाल में किस जाट नेता ने विद्रोह किया था, तो वह था तिलपत का जमींदार जिसका नाम था गोकुल। और इस गोकुल ने क्या किया कि 1669 ईस्वी में प्रथम विद्रोह कर दिया। तो जाटों का प्रथम विद्रोह मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में 1669 ईस्वी में होता है। और यह प्रथम विद्रोह करने वाला जमींदार जो था वह तिलपत का जमींदार था जिसका नाम था गोकुल। फिर धीरे धीरे औरंगजेब के शासनकाल में छुटपुट विद्रोह होते रहे। और 1686 की घटना है कि 1686 में जाटों का नेतृत्व राजा राम तथा रामचेरा ने किया। राजा राम और रामचेरा ने 1686 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह किसके प्रति था, तो मुगल शासक औरंगजेब के प्रति था। राजा राम ने क्या किया कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ था, उसने अकबर के मकबरे को जी भर के लूटा। किसने, राजा राम ने। और उस मकबरे में जो अकबर की हड्डियां थी उन हड्डियों को निकाल करके राजा राम ने जला दिया था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे को किस जाट विद्रोही ने लूटा था, तो राजा राम ने लूटा था। या अकबर की हड्डियों को निकालकर किसने जलाया था, तो राजा राम ने जलाया था। इसके बाद फिर जाटों का नेतृत्व चूड़ामन करते हैं। और यही चूड़ामन ने भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। यानी चूड़ामन जो है वो भरतपुर में जाट राज्य की नींव डालते हैं। और उनका एक भतीजा रहता है जिसका नाम बदन सिंह रहता है। इस बदन सिंह ने क्या किया कि भरतपुर में स्वतंत्र राज्य की वास्तविक स्थापना कर दी। यानी पूछा जाता है कि भरतपुर राज्य का संस्थापक तो दोनों लोगों का नाम आता है, चूड़ामन और बदन सिंह का भी नाम आता है। लेकिन याद रखिएगा चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव डाली थी, जबकि भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। उस समय एक राजा जिनका नाम सवाई राजा जयसिंह था, जो हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। सवाई राजा जयसिंह ने क्या किया कि बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा किस जाट नेता को सवाई राजा जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी, तो वह था बदन सिंह। बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली, आप सभी लोग जानते हैं, यह आक्रमणकारी था। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा तथा महेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। पूछा गया है कि बदन सिंह को महेंद्र की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो अहमद शाह अब्दाली ने प्रदान की थी। इसी प्रकार जाटों का एक और नेता होता है जिसे सूरजमल कहा जाता है। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून अर्थात प्लेटो कहा जाता है। पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि किस जाट नेता को अफलातून या प्लेटो कहा गया है, तो सूरजमल को कहा गया है। भरतपुर राज्य के शासक बदलते रहे और समय आया 1805 ईस्वी का। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, भरतपुर पर अपना अधिकार जमाना चाहा। और इस क्रम में उस समय भरतपुर का शासक जो था वह रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह ने क्या किया कि 1805 ईस्वी में भरतपुर की स्वतंत्रता को मिट्टी में मिलाते हुए भरतपुर की स्वतंत्रता किसे सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1805 ईस्वी में भरतपुर के राजा रणधीर सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करके भरतपुर को अंग्रेजों के संरक्षण में दे दिया।
हम स्वतंत्र राज्यों के बारे में देख रहे थे। उसी क्रम में हम आमेर एक छोटा सा राज्य था और वहाँ का एक शासक था जयसिंह, जो कि काफी अच्छा शासक माना जाता है। उसने गरीबों के लिए काफी कुछ काम किया था, सड़कें बनवाई, सराय बनवाए, कुओं का निर्माण करवाया, गरीबों के लिए उसने दान दिया, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए उसने काफी प्रोत्साहन राशि भी दी थी। तो यह एक ऐसा शासक है जो एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ खगोलविद भी था, और इसने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिनसे परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो उसी शासक के बारे में हम देख लेते हैं। तो राजपूत राज्यों के अंतर्गत आमेर एक राज्य था। आमेर राज्य का जो शासक था वह सवाई मिर्जा राजा जयसिंह था। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक था। इसका जो इतना लंबा चौड़ा आप नाम देख रहे हैं, सवाई मिर्जा राजा जयसिंह, ये सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि है। तो जयसिंह को सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो हम बताते हैं आपको कि जयसिंह को मुगल शासक फारुखसियर ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी, और जबकि मुगल शासक जहांदार शाह ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। इस प्रकार फारुखसियर द्वारा प्रदान सवाई और जहांदार शाह द्वारा प्रदान उपाधि मिर्जा राजा की उपाधि से सुसज्जित इनका पूरा नाम पड़ गया सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। ये कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे। जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। मध्य काल में विज्ञान को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो वह था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह था, जिसने मध्यकाल में विज्ञान को संरक्षण और प्रोत्साहन भी प्रदान किया था। इसके दरबार में अनेक खगोल शास्त्री रहते थे। तो पूछा जाता है किस राजपूत शासक के दरबार में अनेक खगोल शास्त्री रहते थे? तो वह था सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह एक महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक तथा वैज्ञानिक भी थे। तो वह कौन सा राजपूत शासक था जो महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री तथा नगर नियोजक होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी था? तो वह था जय सिंह। जय सिंह ने क्या किया कि कई जगहों पर जंतर मंतर की स्थापना की। अब यह जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक प्रकार की वेधशालाएं थीं। इन वेधशालाओं में क्या होता था कि ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या किया कि ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए वेधशालाओं का निर्माण करवाया, और उन्हीं वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा गया। तो जयसिंह ने 5 जगहों पर जंतर मंतर नामक वेधशालाओं का निर्माण किया था, और इन 5 जगहों से खूब पूछा जाता है प्रश्न परीक्षाओं में। तो सवाई राजा जयसिंह ने नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर और मथुरा में जंतर मंतर की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि नई दिल्ली, बनारस, उज्जैन, जयपुर, मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था, या जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह है सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। ग्रहों एवं नक्षत्रों के पर्यवेक्षणों के आधार पर इन्होंने एक सारणियों का सेट तैयार करवाया। वह यह कि राजा जयसिंह ने ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन किया, और उनके अन्य जो वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, उन लोगों ने भी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनका पर्यवेक्षण किया ग्रहों और नक्षत्रों का। उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले उनकी एक सारणी बनाई, और उन सारणियों का एक सेट तैयार करवाया, और उस सेट का नाम क्या रखा? जिज मोहम्मद शाही। पूछा जाता है कि जिज मोहम्मद शाही नामक साड़ियों का सेट किसने तैयार करवाया था?
तो जयसिंह ने करवाया था। याजिज मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राजा जयसिंह ने की थी। राजा जयसिंह ने क्या किया कि यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया। कई बार परीक्षा में आया हुआ ये कि यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किस शासक ने करवाया था? तो राजा जयसिंह ने करवाया था। राजा जयसिंह ने क्या किया कि खगोलीय उपकरणों का निर्माण करवाया। यानी यह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने खगोलीय उपकरणों का निर्माण करवाया, जिसके आधार पर ग्रहों नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। तो उन उपकरणों का जो नाम जयसिंह ने रखा था, उनका नाम था सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र। यानी कि सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कुछ नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए कुछ खगोलीय उपकरणों का निर्माण किया गया और उनका नाम उन्होंने क्या रखा? सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जय प्रकाश यंत्र। परीक्षा में अगर पूछे कि राम यंत्र क्या है तो क्या कहेंगे? खगोलीय उपकरण है और यह किससे संबंधित है? तो जयसिंह से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण किया था। 1727 ईस्वी में सवाई मिर्जा राजा जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की। पूछा जाता है जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो राजा जयसिंह ने की थी। कब की थी? 1727 ईस्वी में की थी। और उस जयपुर शहर का जो वास्तुविद है उसका नाम क्या था? तो विद्याधर चक्रवर्ती। विद्याधर चक्रवर्ती के देख रेख में ही जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। पूछा भी गया है क्वेश्चन एक बार कि जयपुर शहर का वास्तुविद कौन था? विद्याधर चक्रवर्ती था। जयपुर शहर को गुलाबी शहर की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। आज भी हम जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, लेकिन गुलाबी शहर उसे संज्ञा कैसे प्रदान की गई, क्या कारण था कि जयपुर को गुलाबी शहर कहा गया? तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 1786 ईस्वी में उस समय आमेर का जो तत्कालीन महाराजा था उसका नाम था सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह ने क्या किया कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ वेल के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए सवाई राम सिंह ने पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से जयपुर शहर को गुलाबी शहर की संज्ञा प्रदान की गई। तो अब आपके समझ में आया कि गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है जयपुर को? क्योंकि उस समय जो तत्कालीन महाराजा थे सवाई राम सिंह, उन्होंने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया तथा प्रिंस ऑफ वेल्स के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के स्वागत के उपलक्ष्य में उन्होंने जयपुर को पूरे गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर की संज्ञा दी जाती है। जयपुर के कुछ प्रसिद्ध स्मारक स्थल है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो कौन कौन से हैं? जैसे जय महल कहाँ है? जयपुर में। जंतर मंतर कहाँ? जयपुर में है। बाकी इन स्थानों पर अभी आपने देखा था। हवा महल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। नाहरगढ़ किला कहाँ है? तो यह भी जयपुर में पड़ता है। इसके बाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना में एक क्रम था रुहेलखंड। रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक देख लेते हैं। तो रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वह एक अफगान व्यक्ति था जिसका नाम था बीर दाऊद। बीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने क्या किया कि रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और राजधानी किसे बनाया था? आंवला को बनाया था। तो रुहेलखंड की दो राजधानी हुई इसके समय में। पहले तो आंवला, जिसे आधुनिक रूप में बरेली कहा जाता है, और बाद में रामपुर को राजधानी बनाया गया। इस प्रकार रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला एक अफगान व्यक्ति बीर दाऊद तथा अली मोहम्मद खां था, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाई? पहले आंवला को, बाद में रामपुर को। स्वतंत्र राज्यों के क्रम में वंगस पठान राज्य की स्थापना होती है। पूछा जाता है कि स्वतंत्र वंगस पठान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो संस्थापक था वह एक अफगान था
जिसका नाम था मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस नामक एक अफगानी व्यक्ति ने वंगस पठान राज्य की स्थापना की थी, और वो भी किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो फर्रुख सियर के शासनकाल में। मुगल शासक फर्रुख सियर के शासनकाल में एक अफगान व्यक्ति मोहम्मद खां बंगस ने स्वतंत्र बंगस पठान राज्य की स्थापना की। अब यह बंगस पठान राज्य कहाँ पड़ता था? तो वर्तमान में आप जानते हैं कि अलीगढ़ और कानपुर, तो अलीगढ़ और कानपुर के बीच के कुछ क्षेत्र तथा फर्रुखाबाद के कुछ भूभाग के क्षेत्रों पर स्वतंत्र बंगस पठान राज्य की स्थापना की गई थी, और इसका संस्थापक तो आपने जाना कि मोहम्मद खां बंगस।